भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो युग है, उनका जो समकालीन परिस्थितियां रही हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करें। भारतेंदु का जन्म सन 1850 में हुआ था। जब वे 7 साल के थे तभी देश में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था। सन 1885 में भारतेंदु का देहांत हो गया। यह वही साल है जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी और जिसके नेतृत्व में देश ने सन 1947 में आज़ादी प्राप्त की थी। भारतेंदु का समय इन्हीं दो ऐतिहासिक घटनाओं के बीच का समय है। हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु युग के नाम से यही काल जाना जाता है। 1857 का संग्राम यद्यपि देसी सामंतशाही के नेतृत्व में लड़ा गया था, लेकिन इसमें भारत की विशेष रूप से उत्तर भारत की किसान जनता ने भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। 1857 का विद्रोह असफल रहा, लेकिन देश की बागडोर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में निकलकर सीधे ब्रिटेन की महारानी और वहां की संसद के हाथ में आ गई थी। अंग्रेजों के आगमन से भारत में राज सत्ता का स्वरूप बदलने लगा। यद्यपि देश अब भी छोटी बड़ी रियासतों में बटा था, लेकिन देश की केंद्रीकृत सत्ता पर अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। देश के कई हिस्से सीधे अंग्रेजों के अधीन थे, तो कई ऐसे सामंतों के अधीन जिन्होंने अंग्रेजों के शासन के मातहत रहना स्वीकार कर लिया था। अंग्रेजों ने ऊपर से नीचे तक राज सत्ता के ढांचे को बदलना शुरू कर दिया था। स्थानीय स्तर पर जमींदारी प्रथा का विस्तार हुआ, जिसने किसानों की दशा को पहले से अधिक दयनीय बना दिया। यह जमींदारी प्रथा किसानों को ऐसे पैदावार के लिए मजबूर कर रही थी जिसने देसी जमींदारों और विदेशी शासकों का लाभ था, लेकिन जिसकी वजह से किसानों का शोषण और उत्पीड़न बेतहाशा बढ़ गया था। इसके साथ ही अंग्रेजों ने इंग्लैंड में बने माल की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए देसी उद्योगों को नष्ट करना शुरू कर दिया। कई बड़े औद्योगिक केंद्र जो मुगल काल में विकसित हुए थे, अंग्रेजों के राज्य में धीरे धीरे नष्ट होने लगे। दूसरी ओर यूरोप, इंग्लैंड में औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, उसका असर भारत पर भी पड़ा। एक ओर भारत में कच्चा माल एकत्र करने और उसे भारत से बाहर ले जाने की जरूरत थी, तो दूसरी ओर इंग्लैंड और यूरोप का बना माल भारत के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने की। यही कारण था कि भारत में अंग्रेजों ने रेल यातायात की शुरुआत की। रेल सिर्फ एक नए तरह के परिवहन का साधन नहीं थी, बल्कि उसने आधुनिकीकरण और औद्योगिकरण की प्रक्रिया को भी गति प्रदान की। कार्ल मार्क्स ने इस संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए लिखा था कि रेलवे का प्रादुर्भाव भारत में आधुनिक उद्योगों के आगमन का पूर्व सूचक है। 19वीं सदी के मध्य में नील, चाय, कॉफी के क्षेत्र में कई उद्योग स्थापित हुए। 1850 और 1855 के बीच सूती कपड़ों के कारखाने, जूट की मिलें और कोयला खानों की स्थापना हुई। 1879 में भारत में 56 सूती कपड़े मिलें स्थापित हो चुकी थी। 1882 में जूट की 20 मिलें लग चुकी थी और 1880 में 56 कोयला खदानें काम कर रही थीं। इसी दौर में उस आधुनिक शिक्षा का प्रसार हुआ जिसने राष्ट्रव्यापी और सुधारवादी आंदोलनों पर गहरा असर डाला। भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार ब्रिटिश सरकार ने अपनी राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक जरूरतों के चलते किया। मैकाले जैसे अंग्रेज शासकों का विचार था कि अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा भारतीयों को पूरी तरह पश्चिमी सभ्यता में रंगा जा सकेगा और उन्हें सदा के लिए राजभक्त बनाया जा सकेगा। लेकिन अंग्रेज शासकों की यह इच्छा एक सीमा तक ही पूरी हुई। उस शिक्षा ने एक हद तक भारतीयों को पश्चिमी सभ्यता के विकृत रूप में रंगा, उन्हें अंग्रेजों जैसा बनने की प्रेरणा भी दी। लेकिन यह शिक्षा धर्मनिरपेक्ष, उदारवादी और ब्रिटिश शासन से पहले की शिक्षा पद्धति के विपरीत जाति और धर्म का ख्याल किए बिना सर्वसुलभ थी। शिक्षा के प्रभाव को रेखांकित करते हुए प्रसिद्ध समाजशास्त्री A.R. देसाई लिखते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद ने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लिया। उस वक्त तक देश में एक शिक्षित वर्ग तैयार हो गया था और भारतीय उद्योगों के उदय के साथ ही भारतीय औद्योगिक बुर्जुआजी का भी जन्म हो चुका था। इन्हीं वर्गों ने राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन किया और अपनी विरोधी पताका में निम्नांकित नारे लिखे: सरकारी नौकरियों का भारतीयकरण, भारतीय उद्योगों के लिए सुरक्षा, वित्तीय स्वायत्तता आदि। आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में ब्रिटिश और भारतीय हितों के संघर्ष के कारण यह आंदोलन शुरू हुआ। इस आधुनिक शिक्षा ने उस बुद्धिजीवी वर्ग को पैदा किया जिसने राष्ट्रीय मुक्ति और समाज सुधार आंदोलन में न केवल महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वरन उसका नेतृत्व भी किया। उन्होंने राष्ट्रीयता और जनतंत्र की भावनाओं से ओतप्रोत संपन्न प्रादेशिक साहित्य और संस्कृति की सृष्टि की। इसके बीच से महान वैज्ञानिक, कवि, इतिहासकार, समाजशास्त्री, साहित्यिक, दार्शनिक और अर्थशास्त्री उत्पन्न हुए। प्रगतिशील बुद्धिजीवी वर्ग ने आधुनिक पाश्चात्य जनतांत्रिक संस्कृति का सर्वांगीकरण किया और नवजात भारतीय राष्ट्र की जटिल समस्याओं को समझा। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसी प्रगतिशील बुद्धिजीवी वर्ग का
प्रतिनिधित्व करते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग ने अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया। उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठन बनाए, समाचार पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन किया और उनके माध्यम से लोगों में नई चेतना और नए विचारों का प्रचार प्रसार किया। स्वयं भारतेंदु ने कई पत्रिकाओं का प्रकाशन किया और अपने समकालीन लेखकों को पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन और उनके लिखने के लिए प्रेरित किया। 19वीं सदी में जो नया समाज बन रहा था उसकी ज़रूरतें वही नहीं थीं जो उससे पहले के समाज की थीं। इन नई आवश्यकताओं की पहचान उस नए बौद्धिक वर्ग ने की जो उस दौर में उभर रहा था। उसने समाज में से पुरानी रूढ़ियों, मान्यताओं और आचरणों को समाप्त करने के लिए अनथक प्रयास किया, क्योंकि उनका विश्वास था कि इसके बिना राष्ट्र की उन्नति असंभव है। समाज सुधार के बारे में प्रबुद्ध वर्ग का दृष्टिकोण उदार, विवेकशील और लोकतांत्रिक भावनाओं पर आधारित था। जैसे उन्होंने वर्ण व्यवस्था और जातिवाद का विरोध किया, स्त्री की हीन दशा से जुड़ी प्रथाओं को समाप्त कराने का संघर्ष किया, जिनमें सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, बालिका वध आदि शामिल है। उन्होंने स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह आदि का समर्थन ही नहीं किया, वरन इसके लिए संस्थाएं भी स्थापित की। 1857 के संघर्ष की असफलता ने सामंती शासन की पुनः स्थापना का विकल्प हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। लेकिन इसी दौर में परिस्थितियां नए ढंग से सामने आ रही थी, जिसने 1870 के बाद नए राजनीतिक उभार को जन्म दिया और जिसकी परिणति 1885 में कांग्रेस की स्थापना में हुई। इस दौर की उस विशेष स्थिति पर रोशनी डालते हुए A.R. देसाई लिखते हैं, 1857 के विद्रोह के परिवर्ती काल में किसानों का असंतोष लगातार बढ़ता गया, क्योंकि ब्रिटिश शासन में वे अधिकाधिक विपन्न होते गए थे। भू राजस्व और लगान के बढ़ते हुए बोझ का उन पर बड़ा बुरा असर पड़ा था। 1870 तक हस्तशिल्प और कारीगर उद्योग पूरी तरह खत्म हो गए थे, जिसके चलते कृषि संकुलता बढ़ी। 1870 के कृषि संकट के फलस्वरूप किसानों की स्थिति और भी बुरी हुई और उनमें ऋणग्रस्तता बढ़ी। 1867 और 1880 के बीच कई अनर्थकारी दुर्भिक्ष पड़े। दूसरे अफगान युद्ध के वित्तीय बोझ और 1877 के असंयत, अतिव्यापी, भव्य और चमत्कारिक दिल्ली दरबार, जिसमें विक्टोरिया को भारत साम्राज्य घोषित किया गया, के कारण लोगों का असंतोष और बढ़ा ही, खासकर इसलिए कि यह दुर्भिक्ष और भुखमरी का जमाना था। फिर 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जो भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगाने के निमित्त पारित किया गया था, और 1879 के इंडियन प्रेस और आर्म्स एक्ट के कारण लोगों में के असंतोष की ज्वाला प्रज्वलित हुई। इन्हीं परिस्थितियों के बीच भारतेंदु और उनके समय के दूसरे लेखक लिख रहे थे। राष्ट्रीय असंतोष की जिस भावना को इस दौर में W.C. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, R.C. दत्त, दादा भाई नौरोजी, जस्टिस रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले आदि व्यक्त कर रहे थे, उसी असंतोष को अपने ढंग से भारतेंदु युग के लेखक भी व्यक्त कर रहे थे। और अंधेर नगरी की रचना इन्हीं परिस्थितियों में, इन्हीं असंतोष की अभिव्यक्ति के लिए हुई थी। जैसा कि हमने कहा है, भारतेंदु युगीन समय में ध्यान देने योग्य बात है, एक ओर भारतीय किसानों और सिपाहियों का राष्ट्रीय विद्रोह और दूसरी ओर राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म। राष्ट्रीय विद्रोह का स्वर क्रांतिकारी है और राष्ट्रीय कांग्रेस का सुधारवादी। इसीलिए विचारणीय है कि भारतेंदु के साहित्य में कौन सा स्वर प्रमुख है। क्या वह 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह की चेतना का विकास है या 1885 की कांग्रेस की सुधारवादी चेतना के अधिक निकट है। वस्तुतः भारतेंदु युग का संबंध इस द्वंद्वात्मक चेतना से है, जब भीतर ही भीतर बहुत तेजी से नवीन मौलिक दृष्टि राजनीतिक क्रांति के रूप में मुखर हो रही थी, जिसे हम भारत दुर्दशा अंधेर नगरी में सीधे देख सकते हैं। भारतेंदु ने अपने प्रहसनों में इस साम्राज्यवादी व्यवस्था को बड़ी निर्ममता से उघाड़ा है। भारतेंदु ने अपने पारिवारिक संस्कारों से निरंतर संघर्ष करते हुए रूढ़िग्रस्त देशवासियों को साम्राज्यवाद के विरुद्ध जगाने का साहसिक कार्य किया। अंग्रेजी राज्य में सुख, समृद्धि, शक्ति एवं व्यवस्था का उन्होंने खूब मजाक उड़ाया। तत्कालीन परिस्थितियों में भारतेंदु ने साहित्य और जनता को निकट लाने का गंभीर दायित्व निभाया। अंग्रेजी राज्य की दमनकारी व्यवस्था में उनके पास मिथक और प्रहसन ही एक रास्ता था। अंधेर नगरी में यह प्रमाणिक हो जाता है। भारतेंदु युग में जो तीखा प्रश्नात्मक व्यंग, अपने समय के प्रति गहरी आलोचनात्मक समझ और वैचारिक संघर्ष पनप रहा था, उसी में भविष्य के बीज मौजूद है। सत्ता और व्यवस्था के परिवर्तन की आकांक्षा और जन सामान्य के शोषण का विरोध उनके नाटकों में व्यक्त हुआ है।